हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये रात्रि 8 बजे वाली क्लास हमारी हिंदी के लिए होती है। किसके लिए? हिंदी के लिए। और इस पर भले ही लिखा हो यूपी स्पेशल, भले ही लिखा हो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए नहीं है। थंबनेल से कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, आपको किसी का भी एग्ज़ाम देना है तो ये रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे वाली जो मेरी दोनों क्लासें हैं, आप लीजिए। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो रात्रि 8 और रात्रि 9 बजे आइए। जिन एग्ज़ामों में हिंदी आती है सब में यहीं से पूछी जाएगी, क्योंकि ग्रामर तो सेम होती है। ग्रामर में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए आप हमारे। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं सुबह 7 बजे क्लास जीके की लाता हूँ। जीके की एक क्लास चलाता हूँ सुबह 7 बजे। तो आप सभी वहाँ भी जुड़िए। सुबह 7 बजे मैं वन लाइनर करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? मैं वहाँ पर वन लाइनर प्रश्न करवाता हूँ। अभी मैं वहाँ इतिहास चला रहा हूँ, हिस्ट्री चल रही है। वहाँ क्या चल रहा है? इतिहास। फिर मैं ऐसे ही करके वन लाइनर में वहाँ संविधान पढ़ाऊँगा, फिर मैं वहाँ अर्थशास्त्र पढ़ाऊँगा, फिर मैं वहाँ भूगोल पढ़ाऊँगा और फिर साइंस। तो सभी लोग जुड़ जाइए। आपका किसी का भी एग्ज़ाम है तो वहाँ आप जुड़ जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं जीके की सीरीज़ वहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉडल पेपर। बताइए। पता है तो बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बताइए। हमारा शानदार प्रश्न है कि अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला कौन सा शब्द युग्म है जो सही अर्थ देता हो अनिल और अनल का? बताइए। पता है तो बता दीजिए कि अनिल और अनल का सही अर्थ कौन देता है। बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। अनिल और अनल का सही अर्थ कौन सा विकल्प देता है? बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जल्दी से बताइए। जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है। बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी बताइए। अनिल और अनल का बता दीजिए। अनिल और अनिल का बता दीजिए। अच्छा, क्या होगा सर? अनिल मीन्स होती है, बहुत बढ़िया, अनिल मीन्स होती है वायु और अनल मीन्स होती है अग्नि। अनिल मीन्स वायु और अनल मीन्स अग्नि। बताइए। एक और शानदार प्रश्न है। बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास, आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, टेट, सुपर टेट, सी टेट, या फिर आप फॉरेस्ट गार्ड का पेपर दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, या वीडियो लेखपाल जूनियर असिस्टेंट का दे रहे हो, जिस कोई भी एग्ज़ाम एसएससी जीडी का दे रहे हो। हालांकि एसएससी जीडी की शाम को 5 बजे मेरी सीरीज चल रही है। किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें हिंदी आती है तो आप सभी हमारे रात्रि 8 बजे वाली क्लास से जुड़ सकते हैं। बताइए। बताइए प्रश्न कि पराजय में उपसर्ग क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पराजय में उपसर्ग क्या है? बताइए। पराजय में उपसर्ग क्या है? सर, पराजय में परा उपसर्ग है। कौन सा? पराजय में परा उपसर्ग है। अच्छा, उपसर्ग कहाँ लगते हैं? सर, उपसर्ग शब्द के आगे लगता है। अच्छा, और प्रत्य शब्द के पीछे लगते हैं। अच्छा, उपसर्ग और प्रत्य को क्या कहते हैं? सर, इनको शब्दांश भी कहा जाता है। उपसर्ग और प्रत्य को एक साथ शब्दांश भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए। बताइए कि लिखावट में प्रत्यय है। बताइए।
लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत शानदार। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? सर प्रत्यय तो शब्द के पीछे लगता है। हाँ बिल्कुल शब्द के पीछे लगता है। तो बताइए फिर लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? सर लिखावट में प्रत्यय होगा आवट प्रत्यय। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? सर लिखावट में आवट प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है सॉरी, बताइए महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। सर महोत्सव का संधि विच्छेद है महाधन उत्सव। क्या होगा? महाधन उत्सव। और महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव है। अच्छा बताओ महोत्सव में कौन सी संधि है? सर इसमें तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। चलिए बताइए एक और बेहतरीन प्रश्न बताइए कि मैंने घर जाना था वाक्य अशुद्ध अंश कौन सा है? मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? बताइए। पता है तो बताइए कि मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो सर मैंने नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मुझे होना चाहिए। मुझे घर जाना था, मैंने की जगह क्या हो? मैंने की जगह क्या होना चाहिए? मैंने की जगह मुझे होना चाहिए। अर्थात मैंने में गलती है। किस में गलती है? मैंने में। चलिए देशभक्ति, देशभक्ति में समास है। बताइए देशभक्ति में कौन सा समास है? सर जल्दी से बताइए। सर तो मैं देशभक्ति का समासिक विग्रह कर दूं। हाँ इसका विग्रह करो तो देशभक्ति का होगा देश, देश के लिए भक्ति। देशभक्ति का विग्रह क्या है? देश के लिए भक्ति। तो क्या होगा आंसर? सर जहाँ विभक्तियाँ आए, जहाँ विभक्तियाँ आए वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। अच्छा बताओ समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? सर समास का विलोम होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम होता है व्यास। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बताइए एक और शानदार प्रश्न है कि पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाच्य है? ये जो वाक्य लिखा है ना, पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? बताइए पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? सर यहाँ पर कर्म पर जोर हो रहा है ना, पुस्तक पर, और पुस्तक को पढ़ने वाला कर्ता नहीं है। कर्म पर जहाँ पर प्रभाव कर्म पर पड़े तो वहाँ कौन सा वाच्य है? वहाँ कर्म वाच्य है। अच्छा वाच्य के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन से? सर कर्तवाच्य और कर्मवाच्य, और तीसरा भेद होता है भाववाच्य। तो वाच्य के 3 भेद। अच्छा ठीक है। चलिए बताइए निम्नलिखित में से अव्यय है कौन सा शब्द अव्यय है? बताइए अव्यय क्या होते हैं? जो अबकारी हैं। अव्यय को अबकारी शब्द भी कहते हैं। हिंदी भाषा के वे शब्द जो बदलते नहीं हैं, जिनका रूप ना बदले, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बनाया जा सके, जिनका एक वचन बहुवचन ना बनाया जा सके, वह अव्यय हैं। वे क्या हैं? वे अव्यय होते हैं। तो कौन सा शब्द अव्यय है? बताओ कौन सा शब्द अव्यय है? बहुत बढ़िया सर, और है जो, ये एक अव्यय शब्द है। चलिए और क्या है अव्यय शब्द? हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का कौन सा चिन्ह है हिंदी में? पूर्ण विराम किसे कहेंगे? सर हिंदी में जो पूर्ण विराम है वो कौन सा है? विकल्प सी वाला, ये पूर्ण विराम है। अच्छा पूर्ण विराम है, हाँ बिल्कुल है। चलिए बताइए
आगे बढ़ जाइए और अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बताइए कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ आपको बताना है कि दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बताइए जल्दी से, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। बहुत शानदार, निर्दोष होना। निर्दोष होना, जिसमें कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। अर्थात आप कह सकते हो कि दूध का धुला है, वह क्या है, वह तो दूध का धुला है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। मैं यहाँ पे पहले लोकोक्ति पढ़ दूं फिर विकल्प दिखाऊं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब विकल्प देख लो, क्योंकि मैं प्रश्न और विकल्प दोनों दिखाऊंगा तो फिर आएगा नहीं, स्क्रीन में नहीं आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है, बताओ जल्दी से बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से, बताइए। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। कौन सा विकल्प सही है। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, विकल्प भी सही है। बहुत शानदार। और अगला प्रश्न बताइए कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है। बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। सर, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है, उत्साह। अच्छा, विस्मय किसका है। विस्मय, जल्दी से बताओ, विस्मय किसका है। ये अद्भुत रस का है विस्मय। और क्रोध किसका है, ये रौद्र रस का है। और भय किसका है, भय स्थायी भाव भयानक रस का है। अच्छा, रस के कितने भेद हैं। सर, रस के 9 और कुल भेद 11 होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए अब। बताइए, अगला प्रश्न है कि दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में, दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है, तो इसके प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, क्या आप बता पाओगे। सर, दोहा के प्रथम और तृतीय में कितनी, 13 कितनी, 13। तो प्रथम की पूछी हैं तो 13 मात्राएं होती हैं। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं होती हैं। बहुत शानदार। चलिए, निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है। शब्दालंकार का भेद कौन सा है, जवाब दीजिए। शब्दालंकार का भेद कौन सा है। सर, शब्दालंकार का भेद कौन है। ऑप्शन डी, ये यमक अलंकार शब्दालंकार का भेद है। अच्छा, अलंकार के कितने भेद होते हैं, 2 भेद। एक होता है शब्दा, दूसरा होता है अर्थालंकार। और कुल पूछे जाएं तो एक और भेद होता है उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है, अर्था क्या है। तो जहाँ पर अलंकार की शोभा शब्दों से बढ़ाई जाए वह शब्दालंकार, जहाँ पे अर्थ से अलंकार की काव्य की शोभा बढ़े वह अर्थालंकार। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, 5 भेद। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरोक्ति और वक्रोक्ति। मैंने कहा शब्दा याद रखो, शब्दा के 5 भेद याद रखो, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरोक्ति और वक्रोक्ति। बाकी जो भी अलंकार के नाम मिले वो सभी अर्था के भेद हैं। वो सभी किसके हैं, अर्था के। क्योंकि अर्था के ज़्यादा भेद हैं इसलिए अर्था को याद मत रखो, शब्दा को रखो। तो यमक अलंकार ये शब्दा का भेद है सर, बाकी ये बचे हुए अर्था के भेद हैं, अर्थालंकार के भेद हैं। चलिए, निम्न में तालब्य ध्वनि कौन है। रात्रि 9 बजे, रात्रि 9 बजे मैं वर्णमाला करा चुका हूँ, मैं भाषा तथा बोलियाँ करा चुका हूँ। टॉपिक वाइज हिंदी में जाइए और वहाँ देखिए। रात्रि 9 बजे तालु से बोला जाने वाला शब्द कौन है, बताओ। तालु से कौन बोला जाता है सर, टा वर्ग। जो टा वर्ग है ये तालु या तालब से बोला जाता है। टा वर्ग
आप वर्णमाला देख लीजिए, हमने रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज करवाई है, आप वहाँ देखिए। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। एक और वर्णमाला से प्रश्न। मैं कह रहा हूँ रात्रि 9 बजे हमने टॉपिक वाइज में वर्णमाला और भाषा तथा बोली करवा दी हैं। काल चल रहा है, ये भी समाप्त हो जाएगा। चलिए बताइए निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। जल्दी बताइए कौन सा वर्ण अघोष है। सर अघोष वर्ण क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष है। तो पहला और दूसरा कौन है। सर का ये पहला वर्ग का पहला वर्ण है, इस प्रकार हम कह सकते हैं। का एक अघोष वर्ण है। सर गा भी नहीं होगा, घा भी नहीं होगा, जा भी नहीं होगा। का एक अघोष वर्ण है। चलिए चलिए बताइए बताइए, पता है तो बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग से सवाल गलत ना हो, क्योंकि हमने हर रोज मॉडल पेपर में लेकर आए स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानना है। तो मेरा मेरी लगाओ उस शब्द से पहले। मेरा और मेरी, मेरा फिट बैठ जाए तो पुल्लिंग है, और मेरी तो स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग पहचानो। सर मेरा उपहार, ये तो पुल्लिंग है। मेरा ग्रंथ, ये भी पुल्लिंग है। मेरा मस्तक, ये भी पुल्लिंग है। पर मेरी रचना आंसर सही होगा डी। डी में स्त्रीलिंग है। डी में क्या है सर। डी में स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग कौन है, जो विकल्प डी है। चलिए बहुत शानदार। बताइए पता है तो बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। फिर से प्रश्न पुल्लिंग से है। तो मेरा मेरी बताइए। मेरी इच्छा, सर विकल्प ए वाला ये तो स्त्रीलिंग है। मेरा राष्ट्र, सर ये विकल्प जो बी है राष्ट्र, ये शब्द पुल्लिंग है। ये मेरी रक्षा, ये भी स्त्रीलिंग है। मेरी योग्यता, ये भी स्त्रीलिंग है। तो कौन सा विकल्प ठीक होगा। सर जो विकल्प नंबर वी है ना, ये राष्ट्र, इसमें पुल्लिंग शब्द है। ये क्या है, ये पुल्लिंग है। चलिए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, बताइए। हमने बताया था कि एक वचन और बहुवचन पहचानने हैं। तो एक काम करो कि उस शब्द के पीछे क्रिया लगाओ। जिस शब्द का एक वचन बहुवचन पता करना है, उसके पीछे क्रिया लगा दो। अगर क्रिया एक वचन आती है तो वो शब्द एक वचन है, क्रिया बहुवचन आती है तो शब्द बहुवचन है। बताओ लड़का होता है कि लड़का होते हैं। सर लड़का होता है, लड़का होता है, क्रिया एक वचन की आएगी, अर्थात ये शब्द भी एक वचन है। घोड़ा होता है कि घोड़ा होते हैं। सर घोड़ा होता है, घोड़ा होता है, घोड़ा होते हैं कभी नहीं आएगा, ये भी एक वचन है। और बधू होती है, ये भी एक वचन है। प्राण होते हैं, सर इस शब्द के साथ क्रिया बहुवचन में आएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राण शब्द बहुवचन में है और सदा बहुवचन में रहेगा। प्राण सदा बहुवचन में रहता है। चलिए अब बताइए बताइए, पता है तो बताइए, पता है तो बताइए। ने किस कारक का चिन्ह है, बताइए। कारक चिन्ह के भेद कितने, 8। कारक कहें या कारक का एक और नाम होता है परिसर्ग। कारक को विभक्ति भी कहते हैं। तो ने जो है, ये जो ने है, ये ने कारक चिन्ह किसका है। सबको पता है कि ने कारक चिन्ह कर्ता का कारक चिन्ह है ने। कर्म का क्या होता है, को होता है। करण का होता है से, और कौन सा वाला से, के द्वारा। और संप्रदान का होता है के लिए। संप्रदान का क्या होता है, के लिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए बताइए बहुत शानदार कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, बताइए। सर्वनाम शब्द कौन सा है सर, जल्दी से बताइए। इस विकल्प में सर्वनाम कौन है। सर आप जो शब्द है विकल्प वी वाला, ये सर्वनाम है।
जो आप है ये सर्वनाम है। बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ जाइए। निम्नलिखित में विशेषण क्या है, विशेषण बताइए। तो हमने कहा, हमने सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानने की ट्रिक बताई, हमने आपको क्रिया एक वचन में है कि बहुवचन में, ये पहचानने की ट्रिक बताई। अब विशेषण पहचानने की ट्रिक क्या है कि जिस शब्द में विशेषण पूछा है उसके पीछे संज्ञा लगा दो, उसके पीछे संज्ञा लगाओ। संज्ञा फिट बैठ जाए तो वह शब्द विशेषण है, और संज्ञा फिट ना बैठे वह शब्द विशेषण नहीं है। लंबाई, लंबाई घर, क्या लंबाई घर होता है? लंबा घर होता है। इस प्रकार लंबाई शब्द संज्ञा के साथ फिट नहीं बैठ रहा, ये विशेषण नहीं है, नहीं है। लगाइए इसके साथ संज्ञा। बुढ़ापा व्यक्ति, नहीं, बूढ़ा व्यक्ति होना चाहिए था, तो ये भी फिट नहीं बैठ रहा संज्ञा के साथ, ये भी विशेषण नहीं है। समझ व्यक्ति, समझ नहीं, समझदार होना चाहिए था, तो समझ व्यक्ति, ये भी व्यक्ति के साथ फिट नहीं है, ये संज्ञा के साथ ये फिट नहीं है। शांत व्यक्ति या शांत जल, सर ये शांत शब्द संज्ञा के साथ फिट बैठ रहा है, इसलिए शांत एक विशेषण है। शांत क्या है? शांत एक विशेषण है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, बताइए बेहतरीन प्रश्न बताइए। पता है तो बताइए कि प्रेयार्थक क्रिया है, जल्दी से बताइए। प्रेयार्थक क्रिया है, बताइए प्रेयार्थक क्रिया कौन सी है? सर प्रेयार्थक कौन सी है? विकल्प सी, विकल्प सी में जो लिखा है ये प्रेयार्थक क्रिया है। हमने आपको बताया था कि प्रेयार्थक क्रियाओं के दो भेद कौन कौन से, प्रथम प्रेयार्थक और द्वितीय प्रेयार्थक। अगर आना प्रत्यय लगा दो, मूल क्रिया में आना प्रत्यय लगा दो तो प्रथम प्रेयार्थक, मूल क्रिया में वाना प्रत्यय लगा दो तो द्वितीय प्रेयार्थक। जैसे गिरना एक मूल क्रिया है, तो गिरना का प्रथम प्रेयार्थक बनाओ सर गिराना, और गिरना का द्वितीय प्रेयार्थक होगा गिरवाना। ठीक है, समझ आ रही बात? समझ आई मेरी बात आपको, है ना? ऐसे बोलना का बताओ, बोलना, बोलना का प्रथम और द्वितीय प्रेयार्थक क्या होगा? बुलाना और बुलवाना। कहना का कहलाना और कहलवाना। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का हमारा जवाब है सुनाना। अच्छा पूछा जाए सुनाना प्रेयार्थक है, लेकिन कौन सा प्रेयार्थक? प्रथम प्रेयार्थक की द्वितीय? सर तो आना प्रत्यय लगा है, सुनाना में प्रथम प्रेयार्थक है, प्रथम प्रेयार्थक है। चलिए आगे बताइए। काल हमने कल पढ़ाए हैं, काल पढ़ा दिया है टॉपिक, गलत ना हो। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, काल अगर नहीं पढ़ा है तो देखिए जाके। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल बताइए। सर जहाँ पर वर्तमान में बात की समाप्ति का बोध हो वहाँ कौन सा काल है? वहाँ पूर्ण वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है। तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, यहाँ बात समाप्ति का बोध हो रहा है। आंसर वी, पूर्ण वर्तमान। चलिए बताइए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? पता है तो बताओ, पता है तो बताओ। तद्भव कौन है? तद्भव, सर तद्भव शब्द कौन है? जल्दी से बताइए, तद्भव शब्द कौन सा है? सर अचरज है, ये अचरज शब्द तद्भव है। अच्छा तो आंसर कौन सा होगा? ए। अचरज अगर तद्भव है तो अचरज का तत्सम क्या है? अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। अचरज का तत्सम क्या होता है? आश्चर्य होता है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए आगे। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम क्या होगा? बताइए, शीत का विलोम क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। शीत का विलोम ठंड होता है। शीत का विलोम क्या होता है? ठंड होता है। बहुत बढ़िया। और आगे बताइए। एक शब्द दिया गया है कर, और कर का अर्थ नहीं होता है। कर का क्या अर्थ नहीं होता? बताइए, पता है तो बताइए। कर का क्या अर्थ नहीं होता? सर कर मीन्स हाथ भी होता है, कर एक टैक्स भी होता है, कर किरण का भी पर्यायवाची है लेकिन कर मीन्स सूर्य नहीं होता।
कर मीन्स क्या नहीं होता, कर मीन्स सूर्य, सूर्य नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, पता है तो। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द है, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द बताइए। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। सर जो कठिनाई से मिले उसे क्या कहेंगे, उसे दुर्लभ कहेंगे, है ना। जो वस्तु कम मिलती है, कम मात्रा में या थोड़ी बहुत होती है, उसे दुर्लभ वस्तु, क्योंकि मुश्किल से मिल पाती है, कठिनाई से मिलती है, दुर्लभ वस्तु। 67 से 71 हमारा गद्यांश आ गया है। बहुत प्यारा गद्यांश है। चलिए बताइए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र खेलों का है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हाँ क्या लिखा है, कभी हाँ की का विशेष चैंपियन, अच्छा हॉकी होना चाहिए, अलग अलग लिखा। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीतियां। खेल के ऊपर गद्यांश है। मैं गद्यांश टॉपिक भी रात्रि 9 बजे करवाऊंगा। सिर्फ वहां गद्यांश ही गद्यांश होंगे रात्रि 9 बजे, है ना। 2-3 दिन अच्छे से करवाऊंगा। तो दूसरी ओर और विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है, खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं है, अभाव तो लगन का है, प्रोत्साहन का है, संकल्प का है और मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीवट का है। और बहुत शानदार गद्यांश था। उतना ही शानदार प्रश्न है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वहाँ खेलों में हम निर्धन राष्ट्र हमसे आगे हैं क्योंकि वहाँ दोषपूर्ण नीतियाँ नहीं हैं। क्या नहीं है? दोषपूर्ण नीतियाँ। और गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक है खेलों का गिरता स्तर। खेलों का गिरता स्तर। और अगला प्रश्न है कि खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के गिरते स्तर का कारण क्या नहीं है? कौन सा कारण है जिससे खेल नहीं गिरते? तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। अगर राष्ट्रीय सम्मान होगा तो इससे खेलों का स्तर गिरेगा नहीं, बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। चलिए गद्यांश से संबंधित प्रश्न ये भी है। और बताइए कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, किसका पड़ता है? खेलों पर नकारात्मक प्रभाव किसका पड़ता है? आपसी गुटबंदी होने से खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है? खेल नहीं है। क्या नहीं है? खेल। गद्यांश से संबंधित प्रश्न समाप्त हुए। बस 3-4 प्रश्न और हैं। बीजक किसकी रचना है? बताओ, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक, सर बीजक कबीर दास जी की रचनाओं का संग्रह है। अच्छा, इनके एक शिष्य थे धर्मदास। क्या नाम था? शिष्य का नाम धर्मदास था। इनके शिष्य ने धर्मदास ने कबीरदास की 3 रचनाएं थीं, शबद, साखी, रमैनी। तो इनके शिष्य धर्मदास ने शबद, साखी, रमैनी को इकट्ठा कर दिया जिसका नाम बीजक पड़ा। तो बीजक को
शबद साखी रेमेनी को इकट्ठा किसने किया? तो धर्मदास ने। लेकिन ये जो संग्रह है ये किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो ये कबीरदास जी की। किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर दास जी की। बहुत बढ़िया। चलिए, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? पता है तो बताइए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? बताइए। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और कमायनी के रचना के लेखक कौन है? कमायनी किसने लिखी है? कमायनी किसने लिखी है? जल्दी बताइए। ये मुंशी प्रेमचंद ने, सॉरी जयशंकर प्रसाद ने। जयशंकर प्रसाद ने। कमायनी किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। और शायद हमारा आखिरी प्रश्न है आज का, हाँ आखिरी है, 37 प्रश्न कंप्लीट होंगे। आखिरी प्रश्न है कि गोदान किसका उपन्यास है? आखिरी प्रश्न है, गोदान किसका उपन्यास है? सर गोदान ही नहीं, एक गबन भी है। गोदान और गबन ये मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। तो हमारा आज का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग इसी तरह डेली अभ्यास करिए। रात्रि 8 बजे और रात्रि 9 बजे मैं टॉपिक वाइज हिंदी चला रहा हूँ, तो आप टॉपिक वाइज हिंदी में भी जुड़िए रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमोद सर हिंदी। अमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।